नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। देहरादून स्थित पुलिस लाइन में शनिवार को स्मृति दिवस परेड का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि ड्यूटी के दौरान अपराध के खिलाफ लड़ते हुए उत्तराखंड पुलिस से भी अपने 4 जवान शहीद हुए हैं, जिन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्मृति दिवस की परेड पर पुलिसकर्मियों को आश्वस्त करते हुए जो भी समस्याएं भारतीयों से जुड़ी हुई है उनको समाप्त किया जाएगा, कहा। तो स्मृति दिवस की परेड हुई थी, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। उन्होंने यहां पे शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी के साथ बता दें कि कई ऐसे पुलिसकर्मी जो हमारे सुरक्षा में हर वक्त तैनात रहते हैं, उनके सम्मान समारोह में यह आयोजन हुआ। स्मृति दिवस में परेड का भी आयोजन किया गया, जिसमें सूबे के मुखिया पहुंचे। देखिए, मेरे विचार से आज की घोषणा बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो स्वास्थ्य परीक्षण वाली है, वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण वाली घोषणा, ये बहुत बड़ी घोषणा है। हमें हमारे आईपीएस पे ये लागू है। हर वर्ष हमारा मेडिकल एग्जाम कंपलसरी है। एसीआर लिखने से पहले ही वो किया जाता है और उसके लिए हम लोग को मैक्स हॉस्पिटल से 2000 रुपया भी अलाउड है। वो पूरा एनुअल चेकअप होता है। तो जब हर जवान का होगा तो उसके हेल्थ की चिंता होगी। तो कई बार जवानों में आप जानते हैं हार्ट की प्रॉब्लम होती है, किसी में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, ब्लड की प्रॉब्लम होती है। तो वो सारे इश्यूज जो है आइडेंटिफाई हो जाएंगे, तो जवानों के वेलफेयर के लिए बड़ा कदम है। यद्यपि इसमें खर्चा होगा। अब ये देखते हैं कि राज्य सरकारी हॉस्पिटल में होता है या प्राइवेट में भी अलाउ करती है, बट हर साल जवानों का मेडिकल टेस्ट कराया जाना सरकारी खर्चे पर, ये बहुत बड़ा कदम है वेलफेयर की दृष्टि से। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज पुलिस शहीद स्मृति दिवस पर उन सभी जवानों को पुलिस के अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपनी कर्तव्य निष्ठा के कारण से अपने कर्तव्य को निभाते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपनी शहादत दी। और ये अवसर हमें निश्चित रूप से उन शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करने का भी है, साथ ही साथ उनके जो परिवार के लोग हैं, पारिवारिक जन हैं, उनके प्रति संवेदनाएं और उनके आगे के लिए हम जो भी योगदान कर सकते हैं उस योगदान करने का दिन भी और यह स्मरण दिलाने का दिन भी है। और इसलिए हमने आज के दिन ये घोषणा की है कि आने वाले 3 वर्षों में पुलिस के जवानों के लिए, अधिकारियों के लिए आवास व्यवस्था में 100 करोड़ रुपए की जो धनराशि है उसका प्रावधान किया जाएगा। इसके साथ साथ 2 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड उनकी सहायता के लिए बनाया जाएगा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने अब अपने संगठन को मजबूती देने के लिए पंच परमेश्वर योजना पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसमें मोर्चे के अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष की भूमिका अहम रहने वाली है। बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट पंच परमेश्वर के माध्यम से पार्टी आम जनता के साथ साथ संगठन की छोटी छोटी कड़ियों को भी मजबूत करना चाहती है, जिससे चुनाव में बड़ी जीत हासिल की जा सके। लगातार अपने संगठन को मजबूत और सशक्त बनाने में लगी हुई है और भारतीय जनता पार्टी राज्य भर के जो 12,000 हमारे बूथ हैं, उन बूथों पर हमारी कमेटियां बनी हैं। अभी हमारे पंच परमेश्वर सम्मेलन प्रस्तावित हैं। इन पंच परमेश्वर सम्मेलनों में हमारे मंडल के, हमारे जो बूथों के अध्यक्ष हैं, युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, महिला मोर्चा के अध्यक्षा हैं, BLA 2 हैं और हमारे बूथों के सचिव, ऐसे 5 लोगों को उनकी प्रतिष्ठा स्थापन के लिए उनको सम्मानित भी किया जाएगा। और ऐसे सभी लोगों को बुलाकर एकत्र करके उनके सम्मेलन किए जाएंगे, जिससे पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह भी होगा और हम लोकसभा की तैयारियों की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। और हम अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते पर, उनकी मेहनत पर अपनी 5 लोकसभा की सीटों को एक बार पुनः। उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट की तैयारी प्रशासन पूरे जोर शोर से कर रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने कुशल नेतृत्व से अब तक राज्य में 55,000 करोड़ के निवेश के MOU
साइन कर चुके हैं। तो वहीं सीएम की माने तो जो भी निवेशक यहां पर आएगा उसमें राज्य हित के लिए समर्पित होकर कार्य करने वाले राज्य के युवाओं को और लाभ पहुंचाने वाले निवेशकों को ही प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ने का काम किया जाएगा। साथ ही बताया गया है कि इस बार जो इन्वेस्टर समिट की थीम सरकार की तरफ से रखी गई है वो सभी को पसंद आ रही है। फिलहाल निवेशकों में उत्तराखंड में निवेश करने को लेकर उत्साह दिख रहा है और राज्य सरकार को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस निवेशकों के जरिए राज्य में निवेश होगा और विकास की राह आसान होगी। देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर पूरे देश में हम लोग अनेक स्थानों पर अभी तक गए हैं, संवाद किया है, विदेशों में भी गए हैं, इंग्लैंड गए हैं और यूएई में पिछले दिनों वहाँ पर निवेशकों से और उद्योग समूह के लोगों से संवाद हुआ है। अभी तक सब मिलाकर 55,000 करोड़ के जो ठोस करार हैं हमको प्राप्त हो गए हैं और हमारी वेबसाइट के माध्यम से, अन्य माध्यमों से बहुत सारे प्रस्ताव हमको प्राप्त हुए हैं। हम उन सभी का आकलन कर रहे हैं और आकलन करने के बाद उन निवेशकों के साथ ही हम निवेश कर रहे हैं जो उत्तराखंड राज्य के हित में होंगे। यहाँ और देहरादून में पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा हुई है। वहीं जनसभा बीजेपी के लिए एक संजीवनी का काम कर गई है, लेकिन विपक्षी पार्टी कांग्रेस पीएम मोदी के इस दौरे के दौरान किए गए लोकार्पण प्रोजेक्ट पर सवाल खड़े कर रही है। साथ ही कांग्रेस के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दौसानी ने कहा है कि बीजेपी की सत्तासीन सरकार ने अति उत्सुकता के चलते आधे अधूरे प्रोजेक्ट का भी प्रधानमंत्री के हाथों लोकार्पण करवाया है, जो सही नहीं है और कहा है कि ऐसे में सरकार को उन अधिकारियों के खिलाफ भी जांच करनी चाहिए। की बात है, अपने झूठ और आडंबर से कम प्रधानमंत्री जैसे ओहदे के व्यक्ति को तो दूर रखना चाहिए था। अब कितनी बड़ी किरकिरी है, कितना बड़ा डेंट है और कितना बड़ा उपहास है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर आए और आपने ऐसी योजनाओं का उनसे लोकार्पण करवा दिया जो अभी पूरी तक नहीं हुई है। लोकार्पण का अर्थ होता है कि जो योजना पूरी हो चुकी हो और जनता को समर्पित हो जाए, लेकिन अभी तो उसमें बहुत काम बाकी है। आधा अधूरा काम आपने प्रधानमंत्री से उसका उद्घाटन भी करवा दिया, लोकार्पण भी करवा दिया। ये अपने आप में विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से हुआ है या ये मुख्यमंत्री के और मंत्रियों के संज्ञान में थी ये बात। ये भी सोचने वाली बात है कि आपने जो आज ये किरकिरी प्रधानमंत्री की कराई है वो उसमें सम्मिलित कौन कौन लोग हैं। देहरादून की डीएवी कॉलेज में शाम के समय अचानक दीवार सड़क की तरफ ढह गई, जिसकी चपेट में आने से वहां से गुजर रहे भाई बहन गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मौके पर उपस्थित राहगीरों ने मलबे से निकालकर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। यहां युवती को मृत घोषित किया गया और युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतका के भाई ने कॉलेज प्रशासन की लापरवाही के कारण कॉलेज पर केस दर्ज कर दिया। के पास एक दुखद घटना घटित हुई जिसमें एक दीवार थी वहाँ पर 12 फीट के करीब लंबी, जो काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी। उसके अचानक गिरने से वहाँ पर सुषमता तोमर नाम की युवती थी जो उसकी चपेट में आ गई। उसका भाई भी साथ में था, जिससे उपचार के दौरान की मृत्यु हो गई है और भाई भी इसमें गंभीर रूप से घायल हो गया था। चूँकि इसको देखते मौके पर तत्काल जो भी थे अस्पताल भेजा गया और इसके बाद भाई की तरफ से, मृतक का भाई की तरफ से इसमें 304 एकड़ डीएवी प्रबंधन की लापरवाही पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आज पोस्टमार्टम पीएम के बाद डेड बॉडी परिजनों को सुपुर्द कर दी गई है। बाकी इन्वेस्टिगेशन में साक्ष्य लिए जा रहे हैं कि किन परिस्थितियों में दीवार जर्जर थी, क्यों नहीं उसका मेंटेनेंस हुआ, या उसके लिए अगर कोई पत्राचार किया गया था तो किन कारणों से वो नहीं टूट पाई और नहीं बन पाई। इन सभी चीज़ की लापरवाही के एंगल पर इसमें जाँच की जा रही है। और ऋषिकेश से बीते रात एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कार सवार पर्यटकों में से एक हवा में असला लहराता दिखाई दे रहा है। तो वहीं वीडियो वायरल होने के बाद हवाई फायरिंग करने वाले आरोपी को पकड़ने का एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने कोतवाल और चौकी प्रभारी को अल्टीमेटम दे दिया है, जहां उन्होंने दोपहर 12 बजे तक फायरिंग करने वाले आरोपी को न पकड़ने पर लाइन हाजिर होने की चेतावनी दी है। तो कार सवार ने हवा में असलहरा
असलाह लहराया है, जिसके बाद से यहाँ पे अल्टीमेटम दे दिया गया है एसपी को और कहा गया है कि जल्द से जल्द चौकी प्रभारी इसको पकड़ के जेल में डाले, नहीं तो लाइन हाजिर किया जाएगा। और देहरादून में मिलावटखोरों पर अलर्ट मोड जारी किया गया है। बता दें कि त्योहारों की सीजन को देखते हुए खाद्य संरक्षण विभाग और अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। वहीं जिला खाद्य संरक्षण अधिकारी पीसी जोशी ने कहा है कि आने वाले दिनों में अब त्योहार के पर्व को देखते हुए जिले के एंट्री पॉइंट और सप्लाई पॉइंट पर निगरानी रखी जाएगी और कहा है कि ताकि उच्च गुणवत्ता को परख कर खाद्य पदार्थों को आगे सप्लाई किया जाएगा। साथ ही कहा है कि किसी भी खाद्य पदार्थों जैसे मिठाइयां, मावा, दूध, दही, पनीर इत्यादि में अनियमितता पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। चूंकि त्योहार करीब आ रहे हैं और ऐसे में देखिए खाद्य अधिकारी जो है, खाद्य संरक्षण अधिकारी अब एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। हर दुकान पे जाके सैंपल लिया जा रहा है और एक के बाद एक सबकी टेस्टिंग कराई जा रही है ताकि आने वाले दिनों में मिलावट की चीजें ना बेची जाए। खासकर जब त्योहारों का सीजन आता है तब मिलावटी मिठाइयाँ बिकने लगती है। अभी आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए हमारा जो खाद्य सुरक्षा विभाग है, हम लोग एक तो मार्केट में जाके जो सप्लाई पॉइंट है और जो यहाँ हमारे जिले के एंट्री पॉइंट है उसमें हम लोग ये सैंपलिंग करेंगे और जो भी सैंपल्स है जो जिसमें डाउटफुल प्रोडक्ट है उसमें हम अपनी लैब में जांच कराएंगे और आगे फिर उसमें खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई करेंगे। हल्द्वानी में डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए नगर निगम प्रशासन ने कमर कस ली है। वहीं निगम प्रशासन पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलियूटिया ने निशाना साधते हुए कहा है कि निगम के द्वारा शहर के कुछ हिस्सों में फॉगिंग कराकर खाना पूर्ति की जा रही है, जबकि मच्छरों से बचाव के लिए पूरे शहर में फॉगिंग की जाए तो वो भी लगातार। साथ ही कहा है कि निगम प्रशासन के पास फॉगिंग कराने को लेकर पर्याप्त मात्रा में मशीनें नहीं है, जिस कारण डेंगू के मच्छर लगातार बढ़ रहे हैं। जिसके जवाब में नगर निगम के नगर आयुक्त पंकज उपाध्यक्ष का कहना है कि नगर निगम के करीब 100 कर्मचारी नगर निगम क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। वहीं बेनी सेना की भी सभी महिला कर्मचारी भी लोगों के घरों में रुके पानी सहित साफ सफाई को लेकर जागरूक कर रही है। तो डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में देखिए कई सवाल यहाँ पे उठाए गए हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से। तो वहीं नगर निगम ने इसके जवाब दिया। उनका कहना है कि 100 से ज्यादा कर्मचारी लगातार लगे हुए हैं, जगह जगह पे फॉगिंग की प्रक्रिया भी जारी है और आंगनबाड़ी महिला वर्कर्स भी काम में लगी हुई है और इसलिए जितनी क्षमता हो सकती है उतने स्तर पर यहाँ पे फॉगिंग कराई जा रही है और लगातार ये प्रयासरत है नगर निगम कि डेंगू के केसेस कम निकल के सामने आए। तो कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं कि यहाँ पे पर्याप्त मशीनें नहीं है। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि फॉगिंग से क्या होता है कि जो मच्छरों की कॉलोनी है उस मच्छरों की कॉलोनी को आप थोड़ी देर के लिए वो वहां से भाग जाते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं। यदि फॉगिंग व्यापकता के साथ एक साथ पूरे शहर में चलाई जाए तो तब तो उसका असर होगा। हमने यहां फॉगिंग करी, यहाँ का मच्छर दूसरी जगह पर चला गया, फिर हमने 15 दिन बाद वहां करी, तब तक तो मच्छर का तो आप भगा ही नहीं पा रहे। तो फॉगिंग को पूरे नियम से करना चाहिए और एक साथ पूरे शहर में आपके पास इतनी व्यवस्था होनी चाहिए, इतनी मशीनें होनी चाहिए कि आप पूरे शहर में करें। और फॉगिंग में आप क्या केमिकल मिला रहे हैं, क्या नहीं मिला रहे हैं कि वो जनता के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी नहीं होना चाहिए और वो असरदार भी होना चाहिए। यदि फॉगिंग हो रही है तो फिर डेंगू क्यों पसार रहा है अपने पैर? कि डेंगू को स्रोत पर नष्ट करने के लिए, उसकी लार्वा को नष्ट करने के लिए जो प्रबंधन नगर निगम द्वारा किया गया, जिसमें हमारे 3 हमारे टैंकर और 5 किराए पर लेकर के हम टैंकर चला रहे थे। किराए के टैंकर वर्तमान में बंद हो गए हैं और हमारे 3 टैंकरों से छिड़काव का कार्य किया जा रहा है। तो लगभग हमारे 100 लड़के इससे मैन के रूप में काम कर रहे हैं। दूसरा, जो आशा वर्कर हमारे स्वास्थ्य विभाग की ओर से और बैनी सेना हमारी नगर निगम की ओर से काम कर रही थी घर घर में जाकर के, जिसमें रुके हुए पानी को, जमा पानी को, स्टोर पानी को गिराना, नष्ट करना, अवेयर करना
और कहीं कोई संवेदनशील जगह है घर के अंदर, घर के आसपास, उस पर लार्वा सेल का छिड़काव करना। खबर देहरादून से है, जहां पुलिस सेवा में जो भी अब कर्मचारी और अधिकारी भर्ती होगा उसे साइबर क्राइम से लड़ने की जानकारी पता होगी, क्योंकि विभाग की तरफ से अधिकारियों और कर्मचारियों के अपने प्रशिक्षण कोर्स में साइबर क्राइम को जोड़ा गया है, जिससे आज के आधुनिक दौर में बढ़ते साइबर अपराध पर लगाम कसी जा सके। तो हमने ऑलरेडी जोड़ दिया, हमने हर कोर्स में साइबर की ट्रेनिंग डाल दी। कांस्टेबल हो, एसआई हो, डिप्टी एसपी हो, आईपीएस हो, हर कोर्स में साइबर ट्रेनिंग डाल दी। और देहरादून में रावण का पुतला आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वहीं 131 फीट ऊंचा रावण देखने के लिए बूढ़े, युवा और बच्चे पहुंच रहे हैं। बता दें कि सेल्फी खींचकर अपना उत्साह भी दिखा रहे हैं। वहीं हिंदू धर्म की संस्कृति को छोटे बच्चों को समझने के लिए रावण के माध्यम से रामायण की कहानी बताई जा रही है। बता दें कि बच्चे इससे सत्य की बुराई पर जीत का सबक सीख रहे हैं, जिसका जायजा हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता ने लिया। के देहरादून में एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और ये केंद्र है रावण का पुतला। देहरादून के परेड ग्राउंड में आप देख सकते हैं कि 131 फीट ये रावण बनाया गया है। कहा जाएगा जब 24 अक्टूबर को इसे जलाया जाएगा तो इसकी आंखें टिमटिम होगी। और साथ साथ आप देख सकते हैं जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं या युवा हैं, इसे लुत्फ उठाने के लिए पहले से यहाँ पर देखने को आ रहे हैं और सेल्फी यहाँ पर खिंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे टीचर्स के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं और रावण को देखने यहाँ पहुँचे हैं। और साथ साथ जो रामायण की स्टोरी थी, अगर बात की जाए, जिस तरह से सत्य की जीत हुई थी बुराई पर, और उसको लेकर तमाम जो बच्चे हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ताकि टीचर्स भी यहाँ पहुँचे हैं। टीचर से हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम, आज बच्चों को लेके आए हैं, किस तरह से इनको बताएंगे कि रामायण के पीछे अगर बात की जाए? और सर, हमने इनका पहले स्टोरी बताया था। वी आर फ्रॉम Euro Kids Race Course. I am Dr. Amandeep Kaur, the principal and the director of that school. So our mission is to tell our cultural roots and जो भी इनका स्टोरी है, जितना भी हमारा महाभारत, जितना भी एपिक्स है, जितना रामायणा का है, we want to inculcate in our kids. तो ये वाला हमारा जो इंटेंशन था, इस वजह से हम बच्चों को लेके आए हैं यहाँ पे और उनको सारा हमने वहाँ पे स्कूल में स्टोरी भी बताया। राम जी जलाते हैं उनको, what is the reason behind it. So they are very curious to see. एंड व्हेन वी वर देयर, हम वहाँ से ही आ रहे थे तो बच्चों ने इतना ज़ोर से बोला कि रावण है, रावण को जलाएंगे। सो इट इज़ गुड ओवर द एविल। तो हमेशा जो है नाश होता है बुरी चीज़ का, तो ये हमने बच्चों को सिखाया। बच्चों में कितना उत्साह देखने को मिला? बहुत है सर, अभी तो इतना एक्साइटेड थे ये लोग जब आए। तो हम लोग इनको यही है कि दे आर सो क्यूरियस कि हम लोग ये जाए और ये लोग देखें सामने तक। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो बच्चे हैं, छोटे छोटे उम्र के बच्चे, और उनको टीचर्स उन्हें लेके आए हैं। और जो सनातन धर्म की परंपरा है, या कहा जाए जो रामायण है, जो बच्चे लुत्फ से सुनते हैं, जिस तरह से सत्य की जीत बुराई पे हुई थी और साथ साथ श्री राम ने वध रावण का किया था, और जिस तरह की ये स्टोरी है, कहीं ना कहीं बच्चों को रोमांच और मनोरंजन के लिए भी कहा जाता है कि उनके लिए मनोरंजन भी होगा। ऐसे में ये जैसे टीचर ने बताया है कि जिस तरह से हमेशा बुराई का बुरा होता है और यही बच्चों को सिखाने की हम कोशिश करेंगे। ऐसे में बच्चों को एक कहा जा सकता है कि देहरादून में जो जिस तरह से आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, वहाँ पर लोगों को, बच्चों को पढ़ाया भी जा रहा है। जो सनातन धर्म है, हमारा पौराणिक जो धर्म है, परंपराएं चल रही हैं रावण को जलाने की, और साथ साथ जिस तरह से जो बूढ़े हैं या फिर कहा जाए युवाएं हैं, वो यहाँ पर आके अपनी सेल्फी ले रहे हैं। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस देहरादून। और राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद की पीयर टीम ने राजेंद्र सिंह रावत राजकीय महाविद्यालय टाटाऊ बडकोट निरीक्षण किया, जिसमें विभिन्न विभागों में शिक्षकों, बुनियादी सुविधाओं, सर्वोत्तम और अभिनव प्रथाएं और शोध कार्यों का निरीक्षण किया है। साथ ही टीम ने छात्र संघ, एलुमनाई, पीटीए के साथ बैठक कर फीडबैक लिया। बता दें कि प्रशासनिक भवन के सभागार में प्राचार्य विनोद कुमार और शिक्षकों ने टीम का स्वागत किया।
खबर लक्सर से है, जहां प्रशासन ने लक्सर और खानपुर क्षेत्र के बाढ़ पीड़ितों को 30 करोड़ के राहत राशि चेक वितरित कर दिए हैं। बता दें कि तहसील प्रशासन ने चेक वितरित किए, लेकिन चेक वितरण कार्य में गड़बड़ी किए जाने की ओर से शिकायतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने बताया है कि अभी तक घर और फसलों में हुए नुकसान का करीब 30 करोड़ की राशि बाढ़ पीड़ितों को वितरित कर दी गई है। चूंकि मानसून की सीजन में बाढ़ आई थी और इससे काफी ऐसे परिवार थे जो बाढ़ से त्रस्त थे, उनको अब राशि वितरित की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। डोईवाला में 16 फीट लंबा विशाल अजगर पकड़ा गया। बता दें कि बोट नंबर 1 लच्छीवाला में 16 फीट लंबा विशाल अजगर पकड़ा गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने हड़कंप मच गया। वहीं अजगर के भय से घबराए लोगों ने सर्प मित्र भारत भूषण पेले को बुला लिया है। तभी सर्प मित्र ने पीआरडी जवान की सहायता से अजगर को पकड़ा है और जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। स्थानीय लोगों ने सर्प मित्र भारत भूषण पेले को धन्यवाद देते हुए आभार जताया। अजगर आप कितना लंबा होगा? 16 फुट करीब लंबा है। आया पकड़ने के लिए, पकड़ लिया। 16 फुट का अजगर था और उसको उसके पराक्रम छोड़ दिया गया, क्योंकि उसको पानी भी चाहिए, धूप भी चाहिए, भोजन भी चाहिए। ये तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।